आज के इस वीडियो का टॉपिक है ग्रॉस मार्जिन इन्वेंट्री एस्टिमेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रॉस मार्जिन क्या है और उसके बेसिस पर इन्वेंट्री को किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर इन्वेंट्री की बात की जाए तो इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन की वो गुड्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने इसलिए रखी हुई होती हैं ताकि वो उनको दोबारा बेच सके या अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका इस्तेमाल कर सके। तो ऐसी चीज़ें जो कंपनी ने दोबारा बेचने या अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करने के लिए रखी हुई होती हैं, उन गुड्स को हम कहते हैं कि ये गुड्स कंपनी की इन्वेंट्री हैं। अब जैसे कि ग्रॉस मार्जिन इन्वेंट्री एस्टिमेशन एक तरीका है इन्वेंट्री को वैल्यू करने का, जिसमें ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बेसिस पर। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये शो करता है कि सेल्स में कितना हिस्सा ग्रॉस प्रॉफिट का शामिल है। इसको हम मजीद आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगर बात की जाए कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू को क्यों एस्टिमेट करती है, तो कंपनी ने इन्वेंट्री को फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को। इसलिए कंपनी इस मेथड के थ्रू अपनी इन्वेंट्री को एस्टिमेट करती है। उसके अलावा कंपनी इसलिए अपनी इन्वेंट्री को एस्टिमेट करती है ताकि वो इंश्योरेंस पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल कर सके और अगर इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसके इंश्योरेंस को क्लेम कर सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है गोल्ड लिमिटेड कंपनी। गोल्ड लिमिटेड कंपनी क्या करती है कि प्लास्टिक से प्लास्टिक चेयर्स बनाती है और उनको आगे सेल करती है। तो ये जो प्लास्टिक कंपनी ने रखा हुआ है ये प्लास्टिक चेयर में इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है और प्लास्टिक चेयर को कंपनी क्या करती है, रीसेल करती है या आगे फर्दर इसको सेल करती है। तो क्योंकि प्लास्टिक को उसने बिजनेस में इस्तेमाल करना है प्रोडक्शन प्रोसेस में, इसलिए ये प्लास्टिक कंपनी की इन्वेंट्री कहलाएगा और प्लास्टिक चेयर को उसने सेल करना है, रीसेल करना है, इसलिए ये भी कंपनी की इन्वेंट्री कहलाएगी। अब अगर कंपनी का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक चेयर्स को खरीद कर आगे रीसेल करना होता तो सिर्फ प्लास्टिक चेयर्स कंपनी की इन्वेंट्री कहलाती। अब अगर बात की जाए कि इस प्लास्टिक और प्लास्टिक चेयर को कंपनी किस अमाउंट पर चार्ज करेगी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में या इसकी इन्वेंट्री को क्यों कैलकुलेट करेगी, तो यहाँ पे कंपनी इसकी अमाउंट देखेगी कि अमाउंट क्या है और उसको ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू देखेगी कि इन्वेंट्री की अमाउंट क्या आ रही है। और इसके थ्रू कंपनी दो तरह की इन्वेंट्रीज को कैलकुलेट कर सकती है। एक वो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती है, दूसरी वो इन्वेंट्री जितनी डिस्ट्रॉय हुई है किसी वजह से उसकी बेसिस पर उसके लिए इस अमाउंट को कैलकुलेट कर सकती है। कंपनीज क्या करती हैं कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट को उठाती हैं और फिर उसके बेसिस पर इन्वेंट्री को कैलकुलेट करती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल्स दी गई हैं और अगर सेल में से लेस की जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कंपनी के पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। जो सेल्स होती हैं वो हमेशा 100% होती हैं और उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट का भी हिस्सा शामिल होता है। अब यहाँ पर अगर सेल्स 100% है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे सेल्स के साथ जो कि 3,50,000 रुपये है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये हमें पता चल जाएगा कि 36% जो है वो सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा है। अब अगर 100% में 36% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा है तो बाकी 64% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। तो अब अगर यहाँ पर तो हमने इनडायरेक्ट तरीके से कैलकुलेट किया है कि पहले हमने देख लिया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है और उसकी बेसिस पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट कर लिया जो कि यहाँ पर 64% कैलकुलेट किया है। इससे ये पता चलता है कि सेल्स में 36% हिस्सा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है और 64% हिस्सा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का है। अब यहाँ पर तो हमने इनडायरेक्ट तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट किया है, लेकिन अगर डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करना हो, अगर ये देखना हो कि सेल्स में कितना हिस्सा ग्रॉस प्रॉफिट का है, तो उसको हम यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ऊपर स्टेटमेंट के मुताबिक 2,25,000 रुपये का, इसको डिवाइड कर देंगे 3,50,000 रुपये से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये 64% वही वाला आ जाएगा जिसको हमने इनडायरेक्ट तरीके से कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तक तो देख लिया किस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं दो तरीकों से। अब फर्दर अगर मूव करें तो यहाँ कंपनी की एक एग्जाम्पल है जो कि फ्रेंड ट्रेडर्स की है और ये कहा जाता है कि कैलकुलेट करनी है इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड की अमाउंट।
हमने बात की थी कि इस मेथड के थ्रू इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि फ्रेंड ट्रेडर्स बिगनिंग इन्वेंट्री हैज़ अ कॉस्ट ऑफ 500,000 रुपीज़। कंपनी की जो शुरू की इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट 5 लाख रुपए की है। इट्स परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर वर 800,000, परचेजेस उसने 8 लाख रुपए की है। ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल इज 40%। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 40% है। ड्यूरिंग द ईयर्स fire broke out and some of the inventory were destroyed at year end. Physical count showed inventory of 400,000 only. कंपनी में फायर आग लग गई थी जिसकी वजह से कुछ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी और जो फिजिकल काउंट रह गया है वो 4 लाख रुपए का रह गया है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वर 101 मिलियन या 10 लाख रुपीस। सेल्स जो है साल की वो 1 मिलियन रुपीस की है और इसके थ्रू अब कैलकुलेट करनी है इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ग्रॉस मार्जिन इन्वेंट्री एस्टिमेशन किस तरह से की जाती है, जिसके लिए एक कॉलम हमने परसेंटेज का ले लिया है और दूसरा कॉलम रुपीस या अमाउंट का ले लिया है। अब यहाँ पर फर्दर कैलकुलेशन से पे मूव करने से पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मली हम क्लोजिंग इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किस तरह से कैलकुलेट करते थे। उसके लिए हम क्या करते थे कि ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते थे परचेजेस, तो हमारे पास अवेलेबल गुड्स आ जाती थी या अवेलेबल इन्वेंट्री आ जाती थी। उसमें से जब हम लेस कर देते थे क्लोजिंग इन्वेंट्री तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती थी, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम यहाँ पर जीपी लिख रहे हैं, वो कितना होगा। अब इसी सारे पैटर्न की बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे इन्वेंट्री की वैल्यू को। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सेल्स में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर सेल्स के लिए कहा गया है कि सेल्स जो हैं वो 1 मिलियन रुपीस की हैं, जिसकी परसेंटेज जो प्रॉफिट की है वो 40% है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सेल 1 मिलियन है और जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें 40% है। सेल 100%, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज 40%, तो जो बाकी 60% रिमेनिंग है वो हमें पता चल गया कि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है। अब इसी 1 मिलियन का यहाँ पर हम 60% और 40% ले लेते हैं, तो मतलब कि यहाँ पर आ गया 6 लाख रुपीस की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब हमारे पास सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो गिवन हो, उसके थ्रू हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल सकते हैं। अब हमने जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट कर लिया तो हम अब इजीली इन्वेंट्री की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह से कि हमने बात की थी कि ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर अगर परचेजेस ऐड करें तो ये हमें पता चल जाता है कि इस टाइम पीरियड के लिए कितनी अवेलेबल गुड्स हैं जिनको सेल किया जा सकता है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री एग्जाम्पल में 5 लाख रुपए की दी गई है, परचेजेस दी गई हैं 8 लाख रुपए की। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री को 5 लाख रुपए और 8 लाख रुपए की हम लिख देते हैं परचेजेस। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कितनी गुड्स अवेलेबल हैं सेल करने के लिए। तो यहाँ पे 1.3 मिलियन रुपीस की जो गुड्स हैं वो अवेलेबल फॉर सेल हैं और रुपीस यहाँ हम देख रहे हैं कि सारा काम हम रुपीस के कॉलम में कर रहे हैं। अब हमने नॉर्मल तो बात की थी कि इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, लेकिन अगर अवेलेबल गुड्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करें तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाती है। इधर हम इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे कि हम अवेलेबल गुड्स में से देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी कितनी लग रही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, जो कि की थी 6 लाख रुपए की। ये बेसिकली हमने यहाँ पर इस कैलकुलेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ही कैलकुलेट की थी। अब जब हम गुड्स अवेलेबल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, और उसके लिए हम यहाँ से अवेलेबल गुड्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो ये 700,000 रुपीस की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब जब क्लोजिंग इन्वेंट्री 7 लाख रुपए की है और हमें ये पता है कि 4 लाख रुपए की इन्वेंट्री फिजिकल काउंट की वजह से पड़ी हुई है, तो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री में फिजिकल काउंट को हम लेस करेंगे, मतलब कि फिजिकल काउंट जो है
वो 4 लाख रुपए का है। तो जब हम इस 7 लाख रुपए में से लेस कर देंगे 4 लाख रुपए, यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 लाख रुपए। अब ये जो 3 लाख रुपए की इन्वेंट्री है ये डिस्ट्रॉयड इन्वेंट्री है। इतनी इन्वेंट्री कंपनी की आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है। तो मतलब हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम क्लोजिंग इन्वेंट्री और डिस्ट्रॉयड इन्वेंट्री की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से ग्रॉस मार्जिन इन्वेंट्री एस्टिमेशन को कर सकती है, और हमने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और उससे रिलेटेड तमाम कैलकुलेशंस को कैलकुलेट किया।